in the another section, we study the patterns of the biodiversity, how this great biodiversity pattern is, right? So in our book, two different kind of biodiversity pattern has been given. The first is the latitudinal gradients and another is the species area relationship, right? By the study of two, we try to understand the biodiversity pattern. Okay. So here in the latitudinal gradient diversity, the diversity of plants and animals, if we look at our surrounding, the diversity of the plants and animals are not uniform actually, right? And similarly, it is not uniform throughout the world also, right? So it changes actually. Diversity of the plant and animals, it is not uniform throughout the world and it changes, right? It changes in the distributional pattern. So distributional pattern is uneven, right? देखते होंगे कहीं पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज है किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, कहीं पे कम स्पीसीज डाइवर्सिटी है, राइट? So these, if you study these patterns, so the interesting outcome will come actually. So most well known, यदि हम बोलें कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होगी, राइट? तो वो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में सबसे ज़्यादा अपने को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में जब आप आगे जाते हो तो, राइट? एंड जनरली यहाँ पे क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है जब आप इक्वेटर से दूर जाते हो, है ना? अर्थ में आप इक्वेटर से जब दूर जाते हो, बीचों बीच ऐसा इक्वेटर है समझ लो, और आप चाहे वो नॉर्थ की तरफ जाओ या साउथ की तरफ जाओ, आप जिधर भी जाओ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपको क्या होगी वहां पे डाइवर्सिटी कम होगी. सो एज यू गो अवे फ्रॉम द मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, यू विल गेट द लेस डाइवर्सिटी. आपको डाइवर्सिटी डिक्रीज करते चले जाती है. ओके, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, नो डाउट, राइट? लेकिन आप कहीं भी जब आप ट्रॉपिकल एरिया से, ट्रॉपिकल एरिया नॉर्मली हम किसको कहते हैं कि लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, उसको हम लैटिट्यूडनल, आई मीन लैटिट्यूडनल रेंज को हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं, राइट? ट्रॉपिकल रीजन, राइट? सो ट्रॉपिकल रीजन में आप देखोगे वेरी ह्यूज डाइवर्सिटी इज देयर. यदि हम ट्रॉपिकल रीजन को देखें तो सपोज दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिकल रीजन है, इसके नीचे भी है ट्रॉपिकल रीजन, नॉर्थ साउथ दोनों में. सो द ह्यूज डाइवर्सिटी इज देयर, बहुत बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू द पोलर रीजन, राइट? और इसके बाद के रीजन से बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है. जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं. कोलंबिया विच इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, यहाँ पे 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर देयर, वाइल न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ में है, मतलब ये पोलर रीजन के काफी करीब ही हुआ समझो, ओनली 105 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर देयर. जबकि ग्रीनलैंड लो, बिल्कुल पोलर रीजन में 71 डिग्री नॉर्थ है वो ग्रीनलैंड, ओके, ओनली 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर देयर. सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो, द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ birds here, they are taking the example of birds, so it decreases very drastically, right? India की हम बात कर लें अब. So much of the land area of India, it lies in the tropical latitudinal region, right? Tropical latitudinal region में हमारा ज़्यादा है area, right? और हमारे यहाँ पे 1200 species of birds are there, okay? Forest, कोई भी फॉरेस्ट यदि ट्रॉपिकल रीजन में है, दिस इज द एस्टिमेट, फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन हैव 10 टाइम्स ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी, और प्लांट स्पीसीज की डाइवर्सिटी 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द प्लांट्स विच आर देयर इन द टेम्परेट रीजन. जैसे यहाँ पे बोला है कि 10 टाइम्स ऑफ द मेनी स्पीसीज ऑफ द वस्कुलर प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन द टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट इन द यूएसए. ओके, ये इक्वेटर की किसी फॉरेस्ट के बारे में बोल रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर फॉरेस्ट, इक्वेटर पे कोई फॉरेस्ट हो 10 गुना उसमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी प्लांट्स में, वस्कुलर प्लांट्स में. ओके, देन द लार्ज
ट्रॉपिकल एमेजोनियन फॉरेस्ट, इसको हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं ना, अमेजन फॉरेस्ट को, अमेजन रेन फॉरेस्ट, राइट, लंग्स ऑफ द अर्थ, राइट, ट्रॉपिकल रीजन में है, इन द साउथ अमेरिका, हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। तो पूछेगा आपसे अमेजन फॉरेस्ट या कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, दैट इज द अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन में, यहीं से आप ले लो ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट। द हाईएस्ट कौन सी जगह पे, साउथ अमेरिका में पड़ता है। सो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज देयर ऑन द अर्थ। और ये कितने स्पीसीज का घर है ये तो देखो यहाँ पे, दिस इज माइंड ब्लोइंग एक्चुअली। द 40,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स आर अलोन देयर इन द अमेजन फॉरेस्ट, 3,000 species of fishes are there, 1,300 birds are there, 427 mammals, see 427, बहुत ज्यादा mammals, 427 amphibians are there, 378 reptiles and more than 1,25,000 invertebrates, मतलब 1,25,000 invertebrate. See how much is the diversity in the Amazon forest, right? So the scientists, they estimate actually these rainforest there might be at least 2 million insect, बोल रहे हैं अभी भी कि 2 million insect इसमें अभी ऐसा है जो डिस्कवर होना बाकी है। कितने? 2 million species. This is the speculation, right? But scientific speculation, not just the speculation, right? So 2 million species which is yet to be discovered and named Amazon forest में. So this is very huge biodiversity, you know, and the tropics, they are having the great biodiversity as compared to the other regions, right? So ecologists and the evolutionary biologists have proposed the hypothesis. Some important ones are, कुछ I mean जो species diversity है कि what is the species, what is the special about the tropical or tropics or tropical rainforest that might account for the greatest biodiversity. क्या कारण है आखिर कि भाई हम जो देखें ये कि भाई ट्रॉपिकल रीजन में जो हम देख रहे हैं कि इक्वेटर के आसपास काफी ज्यादा 23 डिग्री 23.5 नॉर्थ और साउथ में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। कारण क्या है? तो 3 कारण साइंटिस्ट ने दिए हैं, 1 2 3 करके हम देखते हैं ABCD। ओके, पहली चीज साइंटिस्ट यहाँ पे ये बताते हैं, हाइपोथेसिस है ये बट साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड नहीं है इसलिए हाइपोथेसिस है, राइट। सो पहला क्या बोल रहा है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं यहाँ पे जो स्पेशिएशन होते हैं, नॉर्मली ट्रॉपिकल रीजन की मैं भी बात नहीं करते हैं, नॉर्मली स्पेशिएशन की बात करते हैं। स्पेशिएशन जनरली इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ज्यादा टाइम होगा तो ज्यादा स्पीसीज होंगे किसी भी जगह पे ऑफ कोर्स। सो ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली क्या होती है कि कांस्टेंट इन्वायरमेंट रहते हैं, राइट, कांस्टेंट। ये खैर दूसरा है, यहाँ पे हम यूं कहें कि जो ट्रॉपिकल रीजन है या टेम्परेट रीजन हम बात करते हैं, जो टेम्परेट रीजन है, पोलर रीजन है, पोलर के आसपास का है, वहां पे बहुत ज्यादा ग्लेशिएशन हुए हैं पास्ट में, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन हुए हैं वहां पे, राइट। कहाँ पे? टेम्परेट रीजन में, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में नहीं हुआ है ग्लेशिएशन। तो ग्लेशिएशन जब भी होता है तो बहुत सारे स्पीसीज में मारे चले जाते हैं, राइट। सो और बहुत ज्यादा उसमें जो रिचनेस है, जो रिचनेस एस्टैब्लिश करी थी वो खत्म हो जाती है, फिर नए सिरे से शुरू करते हैं, राइट। सो दिस इज वन रीजन। सो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, जो ट्रॉपिकल रीजन है वो अनडिस्टर्ब होते हैं फ्रॉम द मिलियंस ऑफ ईयर। तो वन टाइम ज्यादा हो गया इसको, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, जबकि जो अपना ट्रॉपिकल ये टेम्परेट रीजन है वहां पे ज्यादा डिस्टर्बेंस है, राइट। ओके, सो इवोल्यूशन के लिए यहाँ पे ज्यादा टाइम मिला इसलिए ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ। ओके, बी नंबर, सेकेंड नंबर इज द ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नो ग्रेट सीजनल वेरिएशन इज देयर। ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होती है, राइट। रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट होती है कि क्या होने वाला है, हर एक स्पीसीज को पता चल जाता है क्योंकि चलो बरसात आने वाली है, सो वी प्रोलिफरेट नाउ, राइट। तो लेस सीजनल वेरिएशन है और
कांस्टेंट वेरिएशन है, जो भी वेरिएशन होती है कांस्टेंट होती है, प्रेडिक्टेबल होती है, राइट। तो सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट्स द निक स्पेशिएशन, राइट। ये प्रमोट करता है निक स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू द ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तीसरा हम बात करें सी नंबर, तो सोलर रेडिएशन काफी ज्यादा मिलता है हमको क्योंकि हम अर्थ के बीचों बीच हैं, है ना, इक्वेटोरियल रीजन में। सो मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स देन दैट ऑफ द टेम्परेट रीजन, राइट। सो यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी होती है, राइट, एंड दिस हाई प्रोडक्टिविटी फाइनली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ये ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए जिम्मेवार है, ज्यादा वहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे, कोर्स ज्यादा वहां पे डाइवर्सिटी आएगी। सो दिस इज वन थिंग, राइट। ये हमारा फर्स्ट हुआ, जो फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या कि बायोडाइवर्सिटी पैटर्न में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट किस तरह से अफेक्ट करता है, राइट। ओके, द सेकंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया में रिलेशनशिप है क्या, इसको समझ के हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की पैटर्न क्या है। So the scientist called Alexander von Humboldt, बहुत फेमस साइंटिस्ट von Humboldt, राइट, अलेक्जेंडर von Humboldt, बहुत सारे फेलोशिप हैं इनके नाम पे, जर्मन फेलोशिप्स, ओके। अलेक्जेंडर von Humboldt, राइट, बहुत पायोनियर वर्क किया है और एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द साउथ अमेरिकन जंगल्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को इन्होंने एस्टैब्लिश किया। ही वाज अ नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर, राइट, एंड finally he gave some ideas, right, and he observed that within the region species richness increases as the area increases, right, but that is up to certain limit। क्या कह रहा है कि the species richness increases, the species richness in a particular region, within a region, देखो इस लाइन को ध्यान रखना, within a region बोल रहा है, within a region species richness increases with increasing the explored area। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है रिचनेस बढ़ती है, लेकिन ये एक सर्टेन लिमिट तक ही होती है, इनफाइनाइट तक नहीं होता है, राइट। मतलब क्या है कि आप यदि ग्राफ प्लॉट करो एरिया और स्पीशीज रिचनेस की, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस हाइपरबोला। ये हाइपरबोला जो ब्लू कलर से यहाँ पे इस तरह का हमको हाइपरबोला मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ती है स्पीशीज रिचनेस बढ़ता है, तो बढ़ रही है स्पीशीज रिचनेस, ये देखो। लेकिन ये बहुत बड़े, ऐसा नहीं कि बढ़ते जाओ पूरी दुनिया में बढ़ते जाओ स्पीशीज रिचनेस बढ़ते, नो, आफ्टर सर्टेन लिमिट इट विल बिकम कांस्टेंट, राइट। वो उसके बाद उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होगी और धीरे धीरे वो कांस्टेंट हो जाती है। सो इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया for a wide variety of taxa turns out to be a rectangular hyperbola। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में हो जाता है, सी। और यदि इसी को आप लॉगरिथम और इसको इक्वेशन के फॉर्म में आप डिस्क्राइब करते हो, आई मीन द von Humboldt he described this relationship in this equatorial form, in this equation form, right। So he derived an equation that is S is equal to CA to the power Z, राइट। यहाँ पे C एक इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहा है, C y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगी, राइट, उसके बारे में बात कर रहा है C। देन S चलो S से हम बात करते हैं। S इज द स्पीशीज रिचनेस। S क्या है? स्पीशीज रिचनेस किसके हिसाब से होता है? तो C और A है यहाँ पे एरिया। A क्या बता रहा है? दिस इज द एरिया। ये क्या है? स्पीशीज रिचनेस। हम SR लिख देते हैं S को, ठीक है, स्पीशीज रिचनेस एरिया। और एरिया के पावर Z, मतलब यहाँ पे स्लोप है। ये Z क्या है? Z इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाइन। इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, जैसे स्लोप ऑफ द लाइन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट, राइट। Z इज द स्लोप और द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, राइट, एंड C इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, राइट। इसी को जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म में डिस्क्राइब करोगे, लॉग फॉर्म में यदि लिखोगे, इसी ग्राफ को जब आप एक्सट्रापोलेट करोगे लॉग फॉर्म में,
So it will become log s is equals to log c plus z log a. इन सबको याद रखना, ये सब पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं. ओके, सो लॉग स्केल पे जब आपने रखा तो इसको हम कैसे करेंगे, लॉग एस, सिंपली लॉग लगा दो यहाँ पे, तो एस के सामने लॉग लगाओ तो लॉग एस हो जाएगा, सी के सामने लॉग लगाओ तो लॉग सी, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में हो जाता है और पावर जो है वो नीचे आ जाता है, तो लॉग सी प्लस जेड जो पावर में था यहाँ आ गया लॉग ए, राइट. सो ये देखोगे तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ जाएगा, है ना, लॉग के फॉर्म में जब आप इसको डिस्कस करोगे सो इट विल बिकम स्ट्रेट लाइन, लॉग लॉग के फॉर्म जो रेड लाइन से दिखाया हुआ है. ओके, नाउ तो यहाँ पे अब इसका मीनिंग क्या है, इस ग्राफ को हम और थोड़ा एक्सप्लोर करें तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. सो हियर द इकोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड दैट z जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप. सो z इट लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2. लेकिन ये 0.1 to 0.2 जो है ये छोटे से ग्रुप के है, एक खास रीजन में है. एक छोटे से रीजन में यदि आप देखोगे तो वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हमने बात करी, लेकिन एक बड़े से रीजन में आप जाओगे तो वहाँ पे डाइवर्सिटी ऐसे प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ते जाएगा. आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट, जो यहाँ पे हमारा ग्राफ दिखाया हाइपरबोला का. ओके, सो इनिशियली इट इज 0.1 to 0.2, राइट, regardless of the taxonomic group or the region, whether it is the planets in the Britain, birds in the California, or in the mollusk in the New York state, the slope of the regression line are amazingly similar. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट, ये बिल्कुल सिमिलर होगा. छोटे से एरिया के लिए देखोगे तो दैट इज सिमिलर, 0.1 to 0.2 के बीच ही लाई करेगा स्लोप. बट यदि आप इसी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को एक बड़े से एरिया के लिए लेते हो तो वेरी लार्ज एरिया, राइट, वेरी लार्ज एरिया, लाइक इंटायर कॉन्टिनेंट, आप पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ले लो, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन बिकम्स मच स्टीपर. ये काफी ज्यादा स्टीप हो जाती है, राइट, और इसकी वैल्यू जो है 0.6 से लेके 1.2 तक वेरी करती है. ये बड़े से एरिया के लिए हुआ, बड़े बड़े एरिया के लिए, इंटायर कॉन्टिनेंट को तुम एक इकोसिस्टम समझ लो, राइट. तो दिस विल बी, द ग्राफ विल बी मोर स्टीपर, राइट. ओके, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल द फ्रूगीवोर्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15. सी, इसका स्लोप कितना है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा है फ्रूगीवोर्स की, ये कितना है 1.15, राइट. मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा यदि स्टीप है स्लोप, राइट, तो वहां पे क्या हो रही है कि डाइवर्सिटी जो स्पेसिएशन है, राइट, दैट नंबर ऑफ स्पीसीज इट वेरी बट नॉट वेरी with the amazingly rate, right. In a smaller area the diversity or the species richness will be much more, right. But if you consider large area, then that species area relationship becomes constant after some time. That's why the graph will become more steeper. So this is the species area relationship. This is really very important for our exam point of view. Certainly they will ask you. Okay, and what is the importance now, if we explore more, so why the diversity is important for the ecosystem, क्यों ये important है हमारे लिए, ecosystem के लिए, right. So this is the matter of dispute actually, हमेशा से dispute का matter रहा है. बट कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं जो हमको कुछ हाइपोथेसिस है दैट एटलीस्ट गिव्स अस सम विजन दैट यस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी शुड कंजर्व द स्पीसीज डाइवर्सिटी, राइट. सो दे आर आस्किंग क्वेश्चन फर्स्ट, डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम? यस, certainly we say yes, it matters a lot actually, right. So this is a question which is definitely has not been some concrete answer, right. Ecologists, they won't give you the concrete answer, but certainly yes, itna to bolega. Okay, so for many decades ecologists believe that communities with more species generally
टेंड टू बी मोर स्टेबल। पहली चीज ये बिलीव है कि वो ज्यादा स्टेबल होती है कम्युनिटी, जहां पे ज्यादा रिचनेस हो, स्पीसीज रिचनेस, दे आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द लेस स्पीसीज। हम इसको लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, एक हाइपोथेसिस के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे फिर है कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। चलो स्टेबिलिटी दे दिया, बट ये एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज द स्टेबिलिटी, राइट। सो स्टेबिलिटी कहने का मतलब है स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच ऑफ वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी, राइट। स्टेबल कहने का मतलब क्या है कि आप सालों साल एक ही तरह से आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी ज्यादा बरसात हो गई, थोड़ी सी ज्यादा धूप हो गई तो हमारी एफिशिएंसी चेंज हो गई। नो, स्टेबिलिटी का मतलब है प्रोडक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, ईयर बाय ईयर। ओके, मस्ट बी दे आर रेजिस्टेंट और रिसिलियंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस। ऐसा हो सकता है कि बहुत बहुत रिचनेस हो तो रिसिलियंट हो जाए और रेजिस्टेंट हो जाए जो ओकेजनल डिस्टर्बेंस है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, राइट। इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी लगभग कांस्टेंट होती है, राइट। कोई भी दूसरा स्पीसीज आ जाए, कोई फॉरेन स्पीसीज आ जाए, एलियन स्पीसीज आए, तो भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर कोई असर ना पड़े, राइट। जैसे हमने देखा ना बहुत सारे फॉरेन स्पीसीज जैसे पिस्टिया आया तो पॉन्ड इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। कांग्रेस ग्रास आया, ये हमारे प्रोडक्ट फार्म की प्रोडक्टिविटी को घटा देता है। सो मेनी एलियन स्पीसीज दे कम, राइट। लेकिन यदि स्टेबल इकोसिस्टम है तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्टिविटी में, राइट। ओके, तो इसी चीज को डेविड टिलमैन ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और अपने हाइपोथेसिस को दिया। तो डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किए, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, बड़े बड़े प्लॉट को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट किए, राइट। एंड दे ट्राइड टू फिश आउट द आंसर कि भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। जो यहाँ पे इकोसिस्टम ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो स्टेबल है, स्टेबल का मतलब प्रोडक्टिविटी उसमें कांस्टेंट होती है, वेरिएशन नहीं आती है। तो रियली इसका आंसर ढूंढना चाहा टिलमैन, एंड टिलमैन फाउंड फाइनली दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज showed less year-to-year variation in the total biomass as compared to the ecosystem in which less species is there. He also showed that his experiments increased diversity contributed to higher productivity. Okay, this also has been seen, right, that his experiments increased diversity contributed to the high productivity. जहाँ पे diversity ज़्यादा है वहाँ पे productivity भी ज़्यादा है, that means वो ज़्यादा stable है, right? So that answer has been given by the Tillman by doing the experiment, long-term ecosystem outdoor experiment, okay, करके किया, right? Although we may not understand completely how the species richness contribute to the well-being of the ecosystem. अब हमारे ecosystem के लिए अच्छा कैसे है, अब इसकी चलो प्रोडक्टिविटी ठीक है, अच्छी बन गई, स्टेबल बन गई, बट हमारे लिए कैसे अच्छा है, राइट। तो इस चीज को अब डिस्क्राइब करना मुश्किल है कि रिच बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए एसेंशियल है नहीं है, हमारे हेल्थ पे रियली दे गिव सम इम्प्रेसिव रिमार्क, हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारे सर्वाइवल पे, राइट, क्या ये रियली असर करता है, राइट। तो यस ऑफ कोर्स, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जैसे देखो कि हम यदि ऐसा बोलें कि at a time when we losing the species at an alarming pace, one might ask, does it really matter if if a few species become extinct? क्या ये रियली मार्क करेगा, डाइवर्सिटी यदि कम हो जाती है तो क्या हमारे सर्वाइवल को, हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे इकोसिस्टम के हेल्थ को असर करेगा? यस करेगा, डिपेंड्स कि वो किस तरह की स्पीसीज है। यदि वो की स्पीसीज है, इकोसिस्टम को चलाने वाला मेन स्पीसीज है तो बहुत ज्यादा असर करेगा। यदि बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका इकोसिस्टम में नहीं है तो वो थोड़ा कम असर करेगा, लेकिन सर्टेनली दे अफेक्ट, असर तो करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे दूसरा सवाल बोल रहा है कि वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम हैज लेस फंक्शन इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉरएवर? यस ऑफ कोर्स दे अफेक्ट, बट कितना अफेक्ट करेगा ये डिपेंड्स कि उस स्पीसीज की क्या रोल है उस इकोसिस्टम में, ओके, कितना इंपॉर्टेंट रोल है।
ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ इज आर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ सेज इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स ऑन द अर्थ। क्या ये अफेक्ट करेगा हमको? सुनने में बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन लगता है कि अरे एंट हमारा क्या हेल्प करेगा, लेकिन यस करेगा। यदि उसमें डाइवर्सिटी कम पड़ जाएगी तो ऑफकोर्स हमारे हेल्थ पे काफी असर, आई मीन हमारे हेल्थ कहने का मतलब इकोसिस्टम के हेल्थ पे इट अफेक्ट्स लॉट। ओके तो ये समझना बहुत मुश्किल है एक्चुअली कि रियली 15,000 स्पीसीज या एंट्स की क्या फर्क पड़ता है हमें 20,000 के अलावा। 5,000 खत्म ही हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना तो बहुत मुश्किल है, बट इसको समझाया जा सकता है। तो दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय एन एक्सपेरिमेंट, बाय आई मीन नॉट एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ हाइपोथेसिस अगेन, राइट, और एनालॉजी हम बोल सकते हैं। दिस इज द एनालॉजी, राइट, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव का एनालॉजी इसने दिया, एंड दिस इज गिवन बाय द स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, राइट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोलॉजिस्ट है, दैट इज पॉल अर्लिच, राइट। पॉल अर्लिच ने राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया, राइट, एक हाइपोथेसिस है ये, राइट, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस से हम क्या समझ सकते हैं, क्या रियली हमारे लिए स्पीसीज की डाइवर्सिटी जरूरी है? तो हम बोलेंगे बाद में कि यस जरूरी है। जैसे राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या बताया इसमें कि देयर इज अ एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है जिसको आप एक इकोसिस्टम समझो। एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है, ओके, एंड बहुत सारे पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं, उसमें बहुत सारे नट बोल्ट लगे हुए हैं, राइवेट लगे हुए हैं। नट बोल्ट को हम राइवेट बोलते हैं और उसको स्पीसीज आप बोलो। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या बोले, जितने भी नट बोल्ट लगे हुए हैं, राइट, उसको हम लोग राइवेट बोल रहे हैं, और वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा एरोप्लेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इकोसिस्टम को, राइट, और राइवेट किसको कर रहा है? स्पीसीज को। ओके नाउ यदि हर एक पैसेंजर ये सोचे कि चलो एक राइवेट हम खोल लेते हैं, सीट का खोल के, हमको घर में ये यूज होगा, राइट, एक राइवेट को क्या किया, स्टार्ट्स पॉपिंग आउट, मतलब वो बाहर निकाल लिया है ना, अपने पॉकेट में रख लिया कि चलो ये एरोप्लेन में क्या इसका काम है, सीट बेल्ट का, सीट बेल्ट खोल के उसके नट बोल्ट को अपने पॉकेट में रख लिया। ओके सो नो प्रॉब्लम, चलेगा, उससे एरोप्लेन के हेल्थ को, इकोसिस्टम को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने दूसरे किसी नट बोल्ट को खोल के अपने पास रख लिया, सो दैट कैन ऑल्सो बी मैनेज्ड। ओके लेकिन अब ये समझो कोई उसमें ऐसा बंदा है जो जिसने विंग का नट बोल्ट खोल लिया। व्हाट ही डिड, ही रिमूव्ड द राइवेट ऑफ द विंग्स, विंग का राइवेट उसने निकाल लिया। अब क्या होगा भाई, अब विंग यदि निकाल लिया, विंग के राइवेट को, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फ्लाई, एरोप्लेन अब फ्लाई ही नहीं करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ द राइवेट ऑन द विंग, दैट इज द की स्पीसीज, उसको आप की स्पीसीज समझ सकते हो, जो राइवेट, जो नट बोल्ट लगा हुआ है कहाँ पे, एरोप्लेन के विंग पे, राइट, दैट ड्राइव्स मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। वही मेजर इकोसिस्टम को, मेजर एरोप्लेन को उड़ाने का वही काम कर रहा है। यदि वही आप निकाल लिए गलती से, क्योंकि निकालने वाले को पता नहीं है कि वो क्या होगा उसमें, राइट, तो फिर वहां पे क्या होगी, एरोप्लेन पूरा क्रैश कर जाएगा एंड इंटायर इकोसिस्टम गेट्स वैनिस्ड, राइट। तो ये बोल रहा है कि इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी देन द लॉस ऑफ द फ्यू राइवेट्स ऑन द सीट और विंडोज साइड ऑफ द इनसाइड ऑफ द प्लेन। यदि विंडो का कोई नट बोल्ट खोल लिया चलेगा, सीट का खोल लिया चलेगा, बट यदि आप क्रिटिकल स्पीसीज, जो मेन की स्पीसीज है, समझना, की स्पीसीज मतलब मेन जो ड्राइविंग कर रहा है उस इकोसिस्टम को, जो मोस्टली वो पार्टिसिपेट कर रहा है, इफ यू रिमूव दोज राइवेट then the seriously the ecosystem will be affected, right? So by this example we can understand, this is a very nice example actually, and by this example we can understand the ecosystem diversity, or the one species or more than one species if removed, so it will affect the ecosystem or not. So yes, of course it will affect, but the amount of the amount, how much it is affected, it depends upon the species. If the key species has been disturbed or extinct, then the entire ecosystem will become in the danger. Okay, so that's it for today's class.